Hello everyone, good afternoon. Myself Dr. Anshu Yadav. I'm a veterinary graduate and welcome to the Bright Spear Institute and welcome to the Zenith batch. Actually, this batch is specially organized for the exam that will be held in this month, re-NEET, that will be organized in this month only. And this is a one-shot lecture. Basically, we will cover this chapter in वन शॉट. बेसिकली हम इसे एक बार में कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट कवरिंग एनसीईआरटी बुक पीडीएफ विद सम नोट्स फॉर द रेफरेंस. बेसिकली हम उन नोट से डायग्रामेटिक व्यूज़ और जो थोड़ा हमारा एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट हमें समझने में मुश्किल होती है, उन कुछ पॉइंट्स को हम पीपीटी से भी रेफ़र करेंगे और कुछ पॉइंट्स हम एनसीईआरटी के भी हाईलाइट करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट लाइंस जो इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस रहेंगी जिसे हम कवर कर रहे हैं. और फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट जस्ट फिल द फॉर्म दिस टाइम और जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वी आर just launching our new batch very soon and you can enroll in that. I'll just put the details in the description for the new batch. You can just go through there and join us for our new batch, and we'll start from body fluids and circulation. Body फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम इसे ना एक्चुअली दो पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बॉडी फ्लूइड्स देखेंगे, फिर सर्कुलेशन देखेंगे. बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, हम सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे? ब्लड, लिम्फ, जैसे हम लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कह देते हैं. सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये बेसिकली हमारे 6 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर से कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पीपीटी से देखते हैं कि हमने क्या इसमें ईजी फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी हम क्या कर सकते हैं, फिर हम वहाँ से भी देखेंगे. बेसिकली ये है ऑल लिविंग सेल्स नीड न्यूट्रिएंट्स. सभी जो जिंदा सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, O2 चाहिए. एंड रेगुलरली वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल रिमूव होना चाहिए बॉडी से. अगर वो स्टोर हो रहा है तो वो बॉडी को हार्म करता रहेगा. तो रेगुलरली हमारा जो वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो जाने चाहिए हमारी बॉडी से. तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मेथड फॉर डिफरेंट एनिमल्स. बेसिकली डिफरेंट एनिमल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो वो डिफरेंट वे से है. सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स वाटर बाय बॉडी कैविटीज, ये लोग बॉडी कैविटीज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनिमल है जैसे हम ह्यूमंस हैं, वो हमारा किससे करते हैं? बाय ब्लड और लिम्फ से. बाय ब्लड और लिम्फ से हम हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म करते हैं. और सिंपल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट वाटर बाय बॉडी कैविटीज. अब हम इन रेफरेंस टू दिस इंट्रोडक्शन हम एनसीईआरटी से देखते हैं. You have learned that the all living cells have to be provided with nutrient O2 and other essential substances. Also, ये वही फर्स्ट सेम लाइन है कि सभी को चाहिए होता है. Also, the waste or the harmful substance produced have to be removed continuously from healthy functioning of the tissue. रेगुलर इंटरवल पे रिमूव होना चाहिए. इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल. बेसिकली रिमूव होना चाहिए अच्छी फंक्शनिंग और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन. सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से. स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फॉर देयर सराउंडिंग from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange these substance. ये लाइन एग्जैक्टली सेम है वो जो हमने पहले यहाँ पे जो लाइन देखी है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट वाटर बाय देयर बॉडीज. तो ये सेम लाइन है भाई. मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. ब्लड, यहां से अब इंपॉर्टेंट आ जाता है. ब्लड इज most commonly used body fluid by most of the higher organism including human for this purpose. Another, basically blood सबसे important है. Another body fluid is lymph, also help in the transport of certain substances. In this chapter हम इस chapter में क्या देखने वाले हैं? We'll learn about the composition and properties of blood, lymph, tissue fluid and the mechanism
mechanism and circulation of blood is also explained herein. तो हम इसके बारे में भी आगे देखते हैं. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. बेसिकली ये ब्लड की डिफाइन हो गई है. हम इसको पहले पीपीटी से देखते हैं एक बार, फिर हम इसमें यहाँ आएंगे. ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, मेड अप ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स. अब इसमें हम होल ब्लड को हम डिफाइन करते हैं आगे की ब्रेक, एक तरीके से ब्रेकेज करते हैं. तो उसमें क्या क्या निकल के आता है. होल ब्लड है, उसके अंदर प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया. अच्छा, प्लाज्मा और इसके बारे में हम जो आगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा अलग डिफरेंशिएट करने का वो मेथड हम आगे पढ़ेंगे. ये इसका कॉम्पोजिशन है. सिर्फ कॉम्पोजिशन में हमने देखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे. नोट डाउन ये करेंगे कि प्लाज्मा की जो है वो तो है 55%. प्लाज्मा इज 55% है यहाँ पे. और जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो बेसिकली यहाँ पे 45% है. तो हम इसको अभी और आगे बेटर वे में क्लासिफाई करते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा में. प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, गैसेस हैं. अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है. प्रोटीन के अंदर क्या है. एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है एंड फाइब्रिनोजेंस है. तो हमें ये याद रखना है, होल ब्लड दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा हैविंग द प्रोटीन्स which also consist albumin, globulin and fibrinogen. अभी हम इनके बारे में आगे देखेंगे. फाइब्रिनोजन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है. फाइब्रिनोजन के बारे में हम अभी आगे देखेंगे कि फाइब्रिनोजन बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में और इन सब में भी हेल्प करता है. फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे 45% है, जिसके अंदर क्या क्या है. ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स है एंड इरिथ्रोसाइट है. और ल्यूकोसाइट विच कंटेन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर क्या है. न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स के पास क्या है. लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. अब हम इसका बेटर क्लासिफिकेशन अभी हम आगे देख रहे हैं इसके बारे में. पहले हम यहां से ब्लड का हमने देख लिया है. ब्लड के बारे में, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. ये तीनों पॉइंट हमने यहां पे नोट डाउन कर दिए हैं. फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और हम इनका होल ब्लड का जो और बेटर क्लासिफिकेशन है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है. अब हम आ जाते हैं प्लाज्मा के ऊपर. जो अगली लाइन इसके अंदर दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, वो प्लाज्मा के बारे में दी गई है. प्लाज्मा के बारे में क्या दिया गया है वो भी पहले हम पीपीटी से कवर करते हैं एक बार, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे. प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा हैविंग 90 to 92% वाटर एंड 6 to 8% प्रोटीन. प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड एंड 55% ऑफ ब्लड. ये हमने यहां भी लिखा है अभी, 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. अब इसके अंदर और क्या क्या है हमने देखा. 3 मेजर प्रोटीन्स है. 3 मेजर प्रोटीन्स क्या क्या है हमारे. फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. बेसिकली 3 प्रोटीन के क्या क्या नाम है. फिब्रिनोजन है जिसमें ग्लोब्यूलिन है एंड हमारा एल्ब्यूमिन है. सबसे पहले जो फिब्रिनोजन है ना, वो क्लोटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, लेकिन ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म है. बेसिकली फिब्रिनोजन इज अ इनएक्टिव फॉर्म. हम इसको एक्टिव में कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं. ग्लोब्यूलिन्स है. ग्लोब्यूलिन्स के क्या क्या पार्ट हैं अभी हम ग्लोब्यूलिन्स का यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले आता है अल्फा. अल्फा के बाद आ जाता है हमारा बीटा और ये 2 हो गए. ये हमारा गामा. ये हमारा जो गामा है ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी बेसिकली हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज बनाने में यही काम करता है. तो ये जो गामा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ग्लोबुलिन्स हैविंग डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस का काम कौन करता है. डिफेंस का काम बेसिकली एंटीबॉडीज करती है. तो एंटीबॉडीज क्या है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स. बेसिकली वो ग्लोबुलिन्स ड्राइव्ड है. और जो हमारा अब एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या करता है. ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है. ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहना बॉडी का बहुत ज्यादा जरूरी है. टू नॉट टू बी डिहाइड्रेटेड और नॉट टू बी ओवर हाइड्रेटेड. और इन सारी चीजों को बैलेंस रखने का काम और हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने का काम हम कौन करता है. एल्ब्यूमिन करता है. मोस्ट अबंडेंट ये पॉइंट याद रखनी है यहां से लाइन. एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन. ये सबसे ज्यादा तरीके से पाए जाने वाला
प्लाज्मा प्रोटीन है एंड इट ऑल्सो हैविंग द ब्लड। बेसिकली एल्ब्यूमिन क्या करता है, ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए काम करता है। एंड ये हमारे तीनों प्रोटीन हो गए। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, ये हमारे मिनरल्स के नाम है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये 3 मेजर प्रोटीन्स याद रखने हैं। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, लिपिड्स है, और ऑल्सो ये ऑलवेज ट्रांजिट इन बॉडी। और यहाँ पे एक यूरिया भी है, यूरिया भी होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे यूरिया भी है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। और बेसिकली प्लाज्मा जो होता है वो हमारा क्लोटिंग में, बेसिकली प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से हम अगर क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो वो सीरम बच जाएगा हमारे पास, बेसिकली सीरम लेफ्ट बच जाएगा। जो ये एक तरीके से हमने टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करा है, और ये हमारा जो आ रहा है ऊपर येलो कलर का, ये हमारा क्या आ रहा है, प्लाज्मा। बेसिकली ये जो हम देख पा रहे हैं ये दोनों येलो कलर का, ये आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज होंगी बीच में, और फिर इसके बाद हमारा प्लाज्मा है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में देखते हैं। 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट इन विच इरिथ्रोसाइट। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। इरिथ्रोसाइट इज आरबीसीज, देन ल्यूकोसाइट इज डब्ल्यूबीसीज, एंड द प्लेटलेट्स, ये हमारी प्लेटलेट्स रही है। तो इनके बारे में अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इनको। बेसिकली हमने ये ऊपर देखा था व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट्स के पास क्या है, मोनोसाइट है, बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स है। अब हम इरिथ्रोसाइट के बारे में देखते हैं। जो बेसिकली हमने ऊपर देखा वो किसके बारे में देखा, डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज के बाद हम देखते हैं अब रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स है। हमने यहां भी देखा रेड ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट्स। तो मोस्ट अबंडेंट सेल इन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल है ये बॉडी की। आरबीसी का बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पे याद रखनी है। आरबीसी की जब डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी इज नोन एज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। आरबीसी की जो डेफिशिएंसी है वो इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाएगा। एंड एक्सिस ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। बॉडी में ब्लड का ज्यादा हो जाना इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया, जिससे क्या होगा, ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट यहां पे याद रखने हैं। इरिथ्रोसाइटोपिनिया दैट मींस डेफिशिएंसी। पीनिया मतलब एक ग्लास में पानी था, बेसिकली वो हमने पी लिया तो पानी कम हो गया, तो हम इससे इसे याद रख लेंगे कि डेफिशिएंसी, पानी का कम हो गया, मतलब हम पानी के रेफरेंस में हम यहाँ ब्लड को रख रहे हैं, तो ब्लड रिड्यूस्ड, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ब्लड अगर एक्सेस हो गया तो पॉली मतलब हमने हमेशा से पता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ब्लड की विस्कोसिटी, कोई भी चीज ज्यादा होगी तो वो गाढ़ी हो जाएगी, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उस वजह से। तो अब हम देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट्स हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड इज आरबीसी। हेल्दी में क्या होता है, 5 to 5.5 मिलियन, ये इसकी यूनिट है। आरबीसी बॉडी में प्रेजेंट होती है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस रहता है इसमें, लेकिन वो न्यूक्लियस बेसिकली मैच्योरिटी के टाइम पे ये हो जाता है, नहीं तो जनरली इन्यूक्लिएटेड रहता है। और अब इसके लाइफ स्पैन देख रहे हैं हम 120 डेज, तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। हेल्दी में जो हीमोग्लोबिन लेवल रहता है हमारा वो 12 to 16 ग्राम्स रहता है, हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। रेड कलर इज बेसिकली ड्यू टू हमारा आयरन, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन की वजह से रहता है। फॉर्म्ड इन अडल्ट बोन मैरो, बेसिकली अडल्ट की बोन मैरो में, इसको हम करेंगे, बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, और बाइकॉन्केव इन शेप रहती है। स्प्लीन जो है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। यहाँ पे ये जाके डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसका, यहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हमने ये रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी इस पॉइंट को हमने पढ़ा था, वहां भी यही पॉइंट आया था कि ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हमने यहाँ पे इरिथ्रोसाइट के बारे में, बेसिकली रेड ब्लड सेल के बारे में देख लिया है।
अब हम इसमें और जो बेटर वे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम ल्यूकोसाइट का पीपीटी से देखते हैं, फिर हम इन सारी चीजों को वापस से एक बार वहां से भी चेक करेंगे। बेसिकली ल्यूकोसाइट की जो शेप है ना वो इर्रेगुलर है, वो इर्रेगुलर शेप है। ये इसकी ल्यूकोसाइट की शेप है। बेसिकली जो शेप है ना ल्यूकोसाइट की वो इर्रेगुलर मिलेगी हमें। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो तो हमने यहाँ देखा कि बाइकॉनकेव शेप है, लेकिन ल्यूकोसाइट की जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड, इर्रेगुलर है। बेसिकली ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, शॉर्ट लिव्ड, बेसिकली एक तरीके से जो, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट ये है कि जो ल्यूकोसाइट्स है ना वो वैसे तो कम टाइम जीती है, लेकिन जो मेमोरी सेल्स है, जो ल्यूकोसाइट के अंदर मेमोरी सेल्स है वो लंबे टाइम तक जिंदा रहती है। वैसे इन जनरल ल्यूकोसाइट आर शॉर्टली लिव्ड। ल्यूकोसाइट का क्या नंबर है? 6000 to 8000 mm ऑफ ब्लड, बेसिकली कलरलेस, नो हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लिएटेड। वो मेच्योरिटी पे जाके हो रहा था, वैसे ई न्यूक्लिएटेड है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया एक तरीके से कि पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूक्लिएटेड है ये, वो ई न्यूक्लिएटेड था। अब हम बेसिकली अब हम इसके बारे में, अब ग्रैनुलोसाइट्स जो हमने ऊपर इस डायग्राम से ही सारी चीजें हम आगे पढ़ रहे हैं। ये जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, यहां से हम सारी चीजों को आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स हैविंग टू पार्ट्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। अभी हम उनके बारे में देख रहे हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो हम इनके बारे में भी देखते हैं। और तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल का है ना, अब सबसे पहले हम इनको स्टेन करने का पार्ट देखते हैं। स्टेन कैसे होगा? ये बेसिकली न्यूट्रोफिल्स है, बोथ एसिडिक और बेसिक डाई से ये हम इसको कर सकते हैं, बेसिकली स्टेन कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्टेनिंग इसकी हम बोथ एसिडिक और बेसिक डाई से कर सकते हैं। फैगोसाइटिक, बेसिकली फैगोसाइटिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? एनगल्फिंग, किसी चीज को निगल जाना या खा जाना इस साइटोसिस। और जो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो एक तरीके से न्यूट्रोफिल्स आर बेसिकली पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इसके बारे में हम न्यूट्रोफिल्स की डिफाइन PMNL, इसकी डिफाइन क्या है? फुल फॉर्म सॉरी, पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब ये 60 to 65% ऑफ टोटल WBCs है, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है परसेंटेज के अंदर न्यूट्रोफिल्स। एंड ये पॉइंट जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो PMNL दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो हम इसको न्यूट्रोफिल्स को और क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फो क्यों बोल रहे हैं हम? बेसिकली यहां पे हमें देख रहा है मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ये लॉब्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो लॉब्स है ये मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो पोली मतलब बहुत सारा, अभी हमने देखा था पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। इओसिनोफिलियस फिल्स, बेसिकली एसिडोफिलिक है, ये एसिडोफिलिक इन नेचर है, जैसे कि वो बोथ एसिड और बेसिक डाई से थी। स्टेन्ड बाय एसिड डाई ओनली, जो जिसका परसेंटेज है 2 to 3%। बेसिकली एसिडोफिल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये क्या करती है? रेजिस्ट इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस करती है और एलर्जी को सप्रेस करने का भी काम यही करती है। और इनकी जो अगर हम शेप देखेंगे तो ये हेडफोन शेप्ड है, ये हेडफोन शेप्ड है, ये रहा हेडफोन स्ट्रक्चर और ये हेडफोन शेप्ड है। बेसिकली इओसिनोफिल्स आर हेडफोन शेप्ड। ये मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस था इनके अंदर, तो हमें देखने को मिल रहा है पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब हम बेसोफिल्स के अंदर देखेंगे, दीज आर ओनली कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिकली बेसिक डाइज। बी से बेसिक हमें याद रखना है, ये लीस्ट इन नंबर होता है हमारी बॉडी में, दैट इज 0.5 to 1%, एंड सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अब इनके क्या काम है वो हम देखते हैं। बेसिकली जो हिस्टामिन है उसका काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करने का। हिपेरिन का काम है ब्लड एंटीकोएगुलेंट। हिपेरिन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हिपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम है ब्लड एंटीकोएगुलेशन करने का। और हिस्टामिन का एक और काम है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का काम कौन कर रहा है? हिस्टामिन।
और हिपैरिन में ब्लड एंटीकोएगुलेंट का भी काम करता है। अब हम इसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट में देखते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट होती है, बोथ बी सेल एंड टी लिम्फो, बेसिकली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेशन, अब हम इनका दोनों का, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में एक बार देखते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है उसका तो फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। टी लिम्फोसाइट का भी बोन मैरो में हो रहा है। मैचुरेशन कहां पे हो रहा है, मैचुरेशन जो बी लिम्फोसाइट है उसका तो हो रहा है बोन मैरो के अंदर, और जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन हो रहा है कहां पे, थाइमस के अंदर। थाइमस के अंदर हो रहा है टी का, और बी का हो रहा है हमारा बोन मैरो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे दो वर्ड आते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, बेसिकली CMI। तो हम इन दोनों चीजों को यहां से याद रखेंगे। कैसे कैसे, बी सेल इज जस्ट प्रोवाइडिंग दैट ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द टी सेल इज प्रोवाइडिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बी सेल एंड टी सेल इज प्रोवाइडिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये H है, H इज ह्यूमोरल, स्टैंड्स फॉर ह्यूमोरल, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल। अब बेसिकली मोनोसाइट्स के बारे में देखते हैं। 6 से 8% प्रेजेंट है ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। फेगोसाइटिक सेल्स हमने अभी ऊपर देखा था, फेगोसाइटिक और किसका नेचर था, फेगोसाइटिक इज द नेचर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किडनी या फिर हॉर्स शू, घोड़े के जो पैर के नीचे लोहे का एक शू बनाया जाता है वो किडनी शेप का होता है, तो ये उसकी तरह स्ट्रक्चर करने वाली वो है। मोनोसाइट्स का स्ट्रक्चर सेम वो है जैसे किडनी शेप्ड है या फिर हॉर्स शू शेप्ड है। तो इसको, ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको हम याद रखेंगे। अब हम इनका रिलेशन विद एनसीईआरटी देखते हैं। Plasma is a straw-colored viscous fluid consisting of nearly 55% of the blood. That 90 to 92% of plasma is water and protein is contributing 6 to 8% of it. फिब्रिनोजन, ये पॉइंट हमने अभी देखे हैं सारे। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन आर द मेजर 3 प्रोटीन। फिब्रिनोजन आर needed for clotting and coagulation of the blood. Globulins primarily are involved in the defense mechanism, ये भी पॉइंट हमने देख लिया था, of the body, and the albumin help in the osmotic balance, osmotic balance maintain रखने में। Plasma also contains small amount of mineral like सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सेट्रा। ये पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर देखे हैं डायग्राम के अंदर। हम एक बार वापस से इसको दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये रे, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए हैं अच्छे से। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज, बेसिकली हमने यहां पे जो पॉइंट देखा है, प्लाज्मा से हमने माइनस करा क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमें मिला सीरम। तो यही लाइन यहां पे दे रखी है कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम, वो सीरम कहलाएगा। बेसिकली जब प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो वो सीरम कहलाएगा, और ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव फॉर्म वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बेसिकली फिब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन इज फिब्रिनोजन इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बताया हुआ है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आ जाता है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेसिकली दे कंसिस्ट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये 45% ऑफ द टोटल ब्लड को हम ये इसके अंदर होता है। इरिथ्रोसाइट आर रेड ब्लड सेल आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन हैव एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज mm3। बेसिकली यही सेम पॉइंट हमारा यहां पे देखने को मिला है। ये रहा, यहां पे जो पॉइंट हमें देखने को मिला है वो हमें सेम पॉइंट देखने को मिला है कि 5 to 5 मिलियन जो आ रहा है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 5 to 5 मिलियन का, अगर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है तो।
ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, आर इन बाइकॉन्केव शेप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। They have a red colored iron containing complex protein known as hemoglobin, ये भी हमने देख लिया। Hence the color and the name of these healthy cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of the blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. हमने देख लिया था कि respiratory and exchange of gases में भी पॉइंट देखा था कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और सारी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये। और यहाँ पे हम आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days, after which they are destroyed in the spleen graveyard of RBC. The most important line in this whole chapter, that spleen is the graveyard of the RBC. यहाँ पे हम अब आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, and as they are colorless due to the lack of hemoglobin, इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, they are nucleated and are relatively lesser in number, which average 6 to 8,000 mm³ of blood. इसके अंदर दो चीजें, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, छोटे होते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या देखा था जो हमने इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा था कि दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड तो है ये, लेकिन जो मेमोरी सेल्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड नहीं है, वो लॉन्ग लिव्ड है बेसिकली। तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। एंड we have two main categories of WBC, that is granulocyte and agranulocyte, consisting of having neutrophils, eosinophil, basophil are different type of granulocyte, with while lymphocyte and monocyte are agranulocyte। ये दोनों के बारे में बताया। Neutrophils are the most abundant cell, 60 to 65% of the total WBC, and basophil are least 0.5। ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, बेसोफिल कम है और न्यूट्रोफिल ज्यादा है। and neutrophil and the monocyte 6 to 8% are phagocytic cell which destroy foreign organism। ये phagocytic वर्ड का मतलब होता है engulfing, निगल जाना किसी भी ऐसे चीज को जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है उसे निगल जाने को इज phagocytic। बेसोफिल क्या सिक्रीट कर रहा है, हमने देखा था 0.5 सबसे कम है ये, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड यहाँ पे, दैट बेसोफिल सिक्रीट्स एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। बेसिकली हमने देखा था हिस्टामिन का काम क्या है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, और वैसोडाइलेटर का काम है, और हिपेरिन का काम क्या है, हिपेरिन का काम है ब्लड एंटीकोएगुलेंट, बेसिकली एंटीकोएगुलेशन का काम है। इओसिनोफिल्स हमारे 2 से 3% है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो associated with allergic reactions। Lymphocyte 20 to 25% are of two major type, B lymphocyte and T lymphocyte। Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body। immune response कौन सा, ये B और T सेल वाली कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। B सेल और T दोनों का जो हमारा, इसका तो आ जाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी और इसका आ जाएगा T सेल का ये टी सेल का आ जाएगा हमारा CMI, ये आ जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये दोनों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक तो इनके जो ये परसेंटेज है ये हमें याद रखने हैं, हम एक बार इनको क्विक रिवीजन दे लेते हैं कैसे है। न्यूट्रोफिल से 60 to 65%, इओसिनोफिल इज 2 to 3% एंड बेसोफिल इज 0.5 to 1%। ग्रेनुलोसाइट इज 20 to 25% एंड मोनोसाइट इज 6 to 8%। ये हमारा सारा जो बेसिकली ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के बारे में हमने देखा है। नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग द प्लेटलेट्स का बारे में हमने अभी इसके दोनों के बारे में देख लिया है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लिया। अब हम प्लेटलेट्स का देखेंगे। बेसिकली प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनेगा, उससे प्लेटलेट्स बनेंगी। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जो बोन मैरो के अंदर हो रहा है, जिसमें क्या होगा, स्टेम सेल्स विल कन्वर्टेड इनटू मेगा कैरियोब्लास्ट जस्ट कन्वर्टेड इनटू मेगा कैरियोसाइट, और ये सारा कंडीशन कहाँ पे हो रही है, हमारी बोन मैरो के अंदर हो रही है। एंड द एंड रिजल्ट विल बी द प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल देते हैं।
तो इन दोनों के अंदर बेसिकली प्लेटलेट्स के बारे में हम 2-3 पॉइंट और देखेंगे। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं हम इन्हें, और रोल होता है इनका, मेन रोल है वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर इनका मेन रोल है। और ये ट्रू सेल्स नहीं होती, प्लेटलेट्स आर नॉट द ट्रू सेल, और ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं एक तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दे आर ऑल्सो नोन एज सेल फ्रेगमेंट्स। और ये टोटल 1.5 लाख टू 3.5 लाख mm³ होता है ब्लड के अंदर। बेसिकली ये वही प्लेटलेट्स है जो हमारी डेंगू के अंदर, डेंगू के जो मॉस्किटो की बाइट के बाद जो प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का कंज्यूम करते हैं जिससे हमारी प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए। ये वो सेम प्लेटलेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेंगू के मस्कीटो के बाइट के बाद ये प्लेटलेट्स का जो नंबर है वही मेजर करा जाता है। इफ इट इज पॉजिटिव देन, तो इसका मतलब हमारा प्लेटलेट्स हमारी वो कम है और हम डेंगू से इन्फेक्टेड है। इसके अंदर जो टोटल नंबर है वो, अगर नंबर रिड्यूस हो गया है, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है अगर इससे नंबर रिड्यूस हो गया है तो हमारा इफ नंबर रिडक्शन क्लोटिंग डिसऑर्डर और ब्लड लॉस ज्यादा होगा। को इसका, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है, मेन कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड का ही तो काम है प्लेटलेट्स का। तो बेसिकली डेंगू के टाइम पे हमारी अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसमें हमारा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो खराब हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, 1.5 टू 3.5 लाख, ये है इसकी यूनिट, एग्जैक्ट यूनिट है वो जो 1.5 टू 3.5 लाख है, और mm³ इसकी यूनिट है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होती है तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमारा खराब हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर हमें ब्लड लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसको हम टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलेंगे, तो अगर हमारा ब्लड प्लेटलेट कम हुई है दैट विल बी नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर से कम पीनिया, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाई थ्रोम्बोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस, किसी चीज का बनना हमेशा साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस हाई। प्लेटलेट नंबर इफ हाई अगर हो गया है तो इसका मतलब वहां पे हमारी प्लेटलेट्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, हाई हो रखी है, और अगर लो हो गया है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम हो जाना इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अभी हम प्लेटलेट के एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट एंड आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है कि ये एक नॉट अ ट्रू सेल, नॉट अ ट्रू सेल, ये ट्रू सेल नहीं है, और ये सेल फ्रेगमेंट्स में, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया है। एंड सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट mm³। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ which are involved in the coagulation of clotting of blood. A reduction in their number can leads to clotting disorder, which leads to excessive loss of blood from the body. तो ये सारे पॉइंट, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, क्लोटिंग फैक्टर में हमारा प्लेटलेट्स काम करती है, ये सारे पॉइंट हम देख चुके हैं। हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये 2 पॉइंट हमने अलग से देखे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके अलावा 2 पॉइंट सही है हमारे जो हमें अलग से याद करने। तो एक बार हम वापस से इसको देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, एक तो इसका लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक इसकी शेप इंपॉर्टेंट है, एक ये स्प्लीन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसाइट के अंदर हमने जो हमारा ये नंबरिंग है, बेसिकली जो इसके टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स कितनी है एंड बेसोफिल्स कितनी है, ये हमें याद रखना है। ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट कितने हैं और मोनोसाइट कितने हैं, ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। और एक मोनोसाइट फैगोसाइटिक सेल है और एक न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक सेल है, ये दोनों पॉइंट भी हमें यहाँ पे याद रखना है। प्लेटलेट के अंदर स्टेम सेल, ये बेसिकली ये प्रोसीजर जो है, स्टेम सेल से मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट एंड देन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट फैक्टर है इसके अंदर, ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है बेसिकली ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे अब हम, पहले पीपीटी से देखते हैं देन वी विल रेफर टू द एनसीईआरटी। 2 ग्रुपिंग है, ABO ग्रुपिंग और RH। RH वर्ड कहां से आया है? RH वर्ड आया है रिसस, रिसस जो एक मंकी था उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो RH, रिसस का जो रिसस वर्ड है उसका RH हमने लिया है, ये हमारा वर्ड आया है एक मंकी से, बेसिकली मंकी से डिराइव्ड है ये। और RH का मतलब वही रिसस जो उस मंकी का नाम था उसी का पहला वर्ड RH यहाँ पे उठा लिया गया है बेसिकली। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे, सेल्फ
एंटीजेंस, जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सुनने का पार्ट है, एक बार इसको अच्छे से समझना। जो सेल्फ एंटीजेंस है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि A, B और A B और O, ये हमारे जो है वो सेल्फ एंटीजेंस है, ऑन आरबीसी की मेम्ब्रेन पे रहते हैं ये। अब इनके खिलाफ जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है, तो सेल्फ एंटीजन ए के लिए बनेगी एंटीबॉडी बी, सेल्फ एंटीजन बी के लिए बनेगी एंटीबॉडी ए बी के लिए कोई भी नहीं बनेगी, और ओ के लिए दोनों बनेगी, एंटी ए और एंटी बी। बेसिकली रिवर्स है। दोबारा से देखेंगे, सेल्फ एंटीजन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, ए के लिए कौन बनेगी, सेल्फ एंटीजन ए है तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होंगी बी। इसको आप नोट डाउन करना है यहां से, ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट है ये। सेल्फ एंटीजन जो ए है उसके लिए बनेगी बी के लिए जो बनेगी वो बनेगी ए, और ए बी के लिए कोई भी प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ के लिए एंटी ए और एंटी बी बनेगी। बेसिकली ये जो सारा हो रहा है, ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए हम काम करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी सरफेस। ये काम करता है इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स को, और प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टुवर्ड्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। बेसिकली ये वही है जिसके हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, सेल्फ एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, ए बी के लिए कोई भी नहीं होगी, और हमारे ओ के लिए एंटीबॉडी ए होगी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नॉट मैच क्लंपिंग ऑफ आरबीसी और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर हम गलत एंटीबॉडी डाल देते हैं, बेसिकली कोई बंदा है, जिस एक इंसान है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, अगर हम उसके अंदर गलत ब्लड ग्रुप डाल देते हैं, बेसिकली हम बी डाल देते हैं, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो रिएक्ट करेंगे और वहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और क्लंपिंग हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे ना पॉइंट आएगा, एक इरिथ्रोब्लास्टोसिल फिटलिस, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है फीटस की वजह से मदर के अंदर, या फिर नेक्स्ट जो उसका बारे में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। 3 वर्ड याद रखने हैं, इरिथ्रोसाइट, फीटस और डिस्ट्रक्शन। 3 वर्ड से हमारा पूरा वो पैराग्राफ जो हमारा हम आगे आ रहा है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं आरएच ग्रुपिंग की। जो ये हमारा आ रहा है पूरा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसके अंदर पूरा हमारा प्रोसीजर हमने इसमें पीपीटी में डाला हुआ है, उसको हम देखते हैं अभी क्या क्या है। अब ये बेसिकली ये एनसीईआरटी की टेबल है, ये टेबल हमने एनसीईआरटी से ली है, इसको हम वहां भी देखेंगे, हम इसको वहां भी देखेंगे, और यहां पे क्या क्या है हम ये देखते हैं। ब्लड ग्रुप अगर ए है, जो हमने ऊपर अभी बात करी, तो एंटीजन ऑन आरबीसी ए ही रहेगा। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन ऑन आरबीसी बी रहेगा। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन ऑन आरबीसी ए एंड बी बोथ रहेंगे। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन ऑन आरबीसी नहीं रहेगा। लेकिन एंटीबॉडी के अंदर ये चीज ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर नील है, यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। ओ के पास एंटी ए और एंटी बी रहेगा। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा इज, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी देखी जाएंगी एंटी बी, और ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीबॉडी देखी जाएंगी एंटी ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं देखी जाएगी, और ओ है तो एंटी ए एंड एंटी बी देखा जाएगा। अब डोनर ग्रुप देखते हैं। हमेशा एक चीज याद रखनी है, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ओ ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहां से हमारी ये पूरी टेबल क्लियर हो जाएगी। डोनर ग्रुप में ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ओ और ए है जो हमारे डोनर ग्रुप है। बी में बी और ओ है। ए बी के अंदर ए बी भी है, ए भी है, बी भी है और ओ भी है। सबसे ज्यादा हमें इसी के अंदर डोनर्स देखने को मिलते हैं। ए बी के अंदर ए खुद ए भी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है। ओ के अंदर सिर्फ ओ है, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। तो हमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर इज ओ ग्रुप एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यहाँ पे ये सारा हमारा इसके बारे में जो भी हमारा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में था, बेसिकली वो हमारा फिनिश होता है। एक बार यहाँ से देख लेते हैं हम। ए बी ऑफ ब्लड ग्रुप, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग द एबीओ एंड RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट हमने देख लिया, 2 ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ और RH। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम इसको वापस से एक बार देखते हैं। ब्लड ग्रुप, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू दो इट अपीयर टू बी सिमिलर वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग द एबीओ एंड द आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग के बारे में हमने जो ऊपर पूरा पैराग्राफ देखा था ये वाला, जिसमें हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप्स की, और ये सारे पॉइंट्स हमने अभी जो देखे उसको एक बार वापस से यहां से रीड कर लेते हैं। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen chemical that can induce immune response on the RBC, mainly A and B. Same point यहाँ as it is हमने डिस्कस करा है, based on the presence of absence, based on the presence or absence of the ABO antigen on the RBC surface. Basically induce immune response के induce करने के लिए काम करता है। Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies protein produced in response to the antigen. The destruction of antigen and antibody in four group of blood, that is AB, ABO and O in the given table. ये point यहाँ से important है, ये चार blood grouping है जो ये हमें याद रखनी है। In the given table, you probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of donor has been carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, destruction of RBC. The donor compatibility is as shown. ये पूरी टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक बार वापस से अच्छे से देख लेंगे। ब्लड ग्रुप अगर ए है, एंटीजन ऑन द आरबीसी ए रहेगा। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ऑन द आरबीसी बी रहेगा। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ऑन द आरबीसी इज ए बी, तो सेम रहेगा। देन अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन ऑन आरबीसी निल है। ब्लड एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी होंगी, एंटी ए नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद के ब्लड को फिर अगर डिस्ट्रक्ट कर देगी। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटी ए होंगी। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा नहीं होगी, और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटी ए बी होगा। डोनर ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर इज ए ओ ग्रुप एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी। तो हम इसको डोनर ग्रुप को और डोनर इसमें जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए होगा और ओ होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर बी और ओ है। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ए बी एंड ओ, बोथ ए बी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा और ओ रहेगा। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो डोनर ग्रुप ओ रहेगा। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल it is evident O blood cannot be donated to the person with any other blood group, hence O group is the universal donor। ये point बहुत important है। Person with AB group can accept blood from the person with AB as well as the other group of blood, therefore such person are called as universal recipients। वो universal recipients कहलाते हैं। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का पार्ट अभी खत्म हुआ है। अब हम इसके अंदर RH ग्रुपिंग का देखते हैं। बेसिकली RH रिसर्च जो मंकी के पर जो था उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। RH जो एंटीजन है वो रेसस मंकी से डिराइव्ड है। ये सिमिलर है क्या? बेसिकली अभी हम इसमें 2-3 पॉइंट समझते हैं क्या है वो, हम इसको बाद में देखेंगे। बेसिकली एक मदर है, एक फादर है, और मदर इज प्रेग्नेंट एंड मदर जो हमें वो है प्रेग्नेंट है। एंड RH इनकम्पेटेबिलिटी हम देखते हैं। सबसे पहले RH की इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है? तो बेसिकली उसके अंदर जो मेल है एक कंडीशन है जिसे हमें इमेजिन करना है। मेल है वो है पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है, ठीक है। फीमेल है वो है RH नेगेटिव यहाँ पे। तो जो इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, बेसिकली जो मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, ये बेसिकली हम इसको यूट्रस कंसिडर कर रहे हैं और ये हमारा इसके अंदर चाइल्ड बेसिकली फिटस है। हम इसमें देखते हैं कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है, मेल है वो RH पॉजिटिव है। मदर जो प्रेग्नेंट है तो जो ये मदर का यूट्रस है ये नेगेटिव हो गया और जो फीटस है वो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो चाइल्ड है ये नॉर्मली अपने यूट्रस से बाहर आ जाएगा प्रेगनेंसी टाइम पूरा करने के बाद और ये नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। बेसिकली ये फीटस है और ये नॉर्मल लाइफ जी रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं हो रहा है। इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ बेसिकली गिविंग बर्थ, हम उसको पार्चुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो RH पॉजिटिव है इनका ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा और
कुछ ब्लड हम मदर की बॉडी में रह जाएगा, जिससे अब ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली RH नेगेटिव है, उसे लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हम ध्यान रखेंगे, हम RH पॉजिटिव को एक ऑब्जेक्ट की तरह डिनोट कर रहे हैं। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर देखा गया, मदर की बॉडी के अंदर, तो वो RH नेगेटिव है, तो वो कोई भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। RH नेगेटिव है ब्लड, उसके अंदर जो मदर है, फीमेल है, जो RH पॉजिटिव था, इनका एक्सचेंज हुआ, कुछ ब्लड वो बॉडी के अंदर रह गया, तो उसने क्या करा, RH पॉजिटिव के खिलाफ मदर की बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लिए। एंटीबॉडीज यहां पे प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब जब भी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, वो RH पॉजिटिव एंटीजन जब मदर की बॉडी के अंदर डिटेक्ट होगा, बेसिकली ये बात हो रही है अब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम की। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी अगर कुछ अगर जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव हुआ, तो मदर ने उसके अंदर बेसिकली RH पॉजिटिव के खिलाफ, क्योंकि मदर की जो एंटीबॉडीज थी वो RH नेगेटिव थी, इसके लिए उसने RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लिए, और जब भी अब नेक्स्ट चाइल्ड का प्रेगनेंसी होगी तो वो उसमें डिस्ट्रक्शंस ऑफ RBC कर देगा, वो उसकी एंटीबॉडीज वर्क करना स्टार्ट कर देंगी और RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वहां पे वो नेक्स्ट जो बेबी है उसके जो RBCs है उनको डिस्ट्रक्शन कर देगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है बेसिकली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन, फीटस की जो इरिथ्रोसाइट है उनका डिस्ट्रक्शन। बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट क्या दिया गया है, RBC के ऊपर एंटीजन A है, एंटीजन B है और RH एंटीजन है। ऑन RH एंटीजन RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स हैं, और RH एंटीजन 80% जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है बेसिकली दैट इज RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स। सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर क्या होगा, RBC का रप्चर होगा, दैट विल बी नोन एज hemolysis of the RBC which leads to jaundice, एनीमिया, hemolytic disease of newborn। ये दिक्कतें जब देखने को मिलेंगी जब बेसिकली वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब ये हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें क्या होगा, वो चाइल्ड जो RH पॉजिटिव था सेकंड प्रेगनेंसी में, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई थी। अच्छा, हम इस चीज को रोक भी सकते हैं। इस चीज को हम रोक इस तरीके से सकते हैं कि हम मदर की जब बॉडी RH पॉजिटिव के खिलाफ फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में ही जब रिएक्ट करें, हम रिएक्ट करने से पहले एक वैक्सीन लगा दें, दैट वैक्सीन इज नोन एज रोगम। उस वैक्सीन का नाम क्या है, रोगम। ये बेसिकली उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने से पहले ही हमने एक बाहर से एक एंटीबॉडी दे दी है, हमने इम्यून सिस्टम को एक्टिव ही नहीं होने दिया है, उसके एक्टिव होने से पहले ही हमने एक एंटीबॉडी बाहर से दे दी है, जिसने वहां पे जो एंटीजन था, जो ब्लड एक्सचेंज हुआ था, जो फीटस का ब्लड रह गया था, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा RH पॉजिटिव को एज अ एंटीबॉडी वर्क करके उस एंटीजन को, और मदर के अंदर बेसिकली कोई भी मेमोराइज नहीं हुई है, कोई भी इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं आएगा। इफ वी गिव द रोगम वैक्सीन जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, बच्चे के पार्चुरेशन होने के बाद, मदर ने जब बच्चे को पार्चुरेट कर दिया है उसके बाद हम उसमें रोगम वैक्सीन लगा देते हैं, तो हमें ये कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। ये RH नेगेटिव है। ये सारी सिचुएशंस अब हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो गई, सेकंड प्रेगनेंसी में हो गई। इफ अगर हम ये देखें कि अगर मदर और बेसिकली ये फीटस है और ये फीमेल है, दोनों ही अगर RH नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमें ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन नहीं देखने, क्योंकि एंटीजन कोई एंटीबॉडी के खिलाफ बन ही नहीं रहा है वहां पे, तो कैसे हमें ये चीज दोनों अगर पॉजिटिव है तब भी हमें ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। पॉजिटिव में भी हमें ये कोई भी ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। ये पॉजिटिव है, यहां पे हमें कोई ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर चाइल्ड नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, तब भी हमें ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में देखने को मिल रहा है, फीमेल इज RH नेगेटिव एंड द चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, और उनका ब्लड एक्सचेंज ड्यूरिंग द पार्चुरेशन हुआ है, तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस इज बेसिकली यहां पे ये क्या कॉज करेगा,
ये हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया। आईजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस, एक प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए प्लेसेंटल बैरियर होता है, तो उसको क्रॉस कौन कर जाता है? आईजी एंटीबॉडीज। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, आईजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। फीटल रेड ब्लड सेल्स आर द ससेप्टेबल टू द डिस्ट्रक्शन, बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन में वो करती है। अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इन anti RH antibodies to mother immediately after delivery to the first child that we can do is रोगम। हम रोगम को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो इश्यू नहीं क्रिएट होगा, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट चाइल्ड के अंदर हमें देखने को मिलने वाला था वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, फेटल है, लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है और जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए RH एंटीजन। अब हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। Another antigen, the RH antigen similar to one present in the rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC of the majority, nearly 80% of the humans। ये पॉइंट हमने यहां भी देख लिया, 80% of the humans में। ये पॉइंट यहां से भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 80% of the humans वाले पॉइंट को, ठीक है। Such individuals are called as RH positive and those in whom which antigen is absent, that is RH negative, ठीक है। इन RH नेगेटिव इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH नेगेटिव। ये पॉइंट हमने देख लिया। ये सारा इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सारा इन रेफरेंस टू दिस। बेसिकली हम यहां से जो ये पॉइंट देखा है हमने, ये जो हमने डायग्राम है, डायग्राम जो यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, बेसिकली एक तो ये वाला जिसमें मेल इज पॉजिटिव फीमेल इज नेगेटिव, ये सारा प्रोसीजर यहीं से हमारा स्पेसिफाई किया गया है। बेसिकली RH इनकम्पेटेबिलिटी वर्ड भी यहाँ से मिसमैचिंग भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये सेम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं जो हमने यहाँ पे देखे हैं। तो यहां से हमारा RH वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्रोकन ब्लड वेसल अगर ब्रोकन हो गई तो उसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, बेसिकली वेसो डायलेशन मतलब फैलना और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना। वहां पे हमें फाइब्रिन का मैश देखने को मिलेगा, फाइब्रिन का मैश देखने को मिलेगा, एक जाल जिसे हम स्कैब भी कह देते हैं, जिसे हम खुरन कह देते हैं हिंदी में। वो ब्लड क्लोटिंग का प्रोसीजर एक तरीके से स्टार्ट हो गया है। तो ये अब इसके आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये प्रोसीजर है, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल, स्टिमुलेट क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ द प्लेटलेट होगा, सिक्रीट क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज किस में कन्वर्ट होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज, कैल्शियम की प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फिब्रिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म था, हमने पहले भी देखा हुआ है, दिस इज इन द इनएक्टिव फॉर्म, ये हमने ऊपर देखा है। इसको हम देखते हैं एक बार वापस से, हमने कहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम यहां से नोट डाउन करते हैं एक बार वापस से। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ये पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये यहां से, जस्ट अ सेकेंड, मार्क दिस ओनली, ये वाला पॉइंट आप समझ गए बेसिकली हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये जो ये इनएक्टिव फॉर्म, ये पॉइंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेम चीज के बारे में नीचे भी लिखा हुआ है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म था, थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट करा फिब्रिन में। ये अब फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, ये अब एक्टिव फॉर्म आ गई है, फिब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म एंड ब्लड को क्लोटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई और बेसिकली इसका फिब्रिन मैश जिसे हम खुरन कह देते हैं वो बनना स्टार्ट हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब हम इसको एनसीईआरटी के रेफरेंस, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर वुंड, वैसे जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यूज टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर सम टाइम, you know why? Blood exhibit coagulation or the clotting in response to an injury or a trauma. This is a mechanism to prevent excessive blood loss of the blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum. इसका भी है बेसिकली रेड ब्राउन स्कैब हमें देखने को मिला, formed at the site of a cut injury over a period of time. It is a clot or a coagulum formed mainly of a network of thread called fibrin. ये वही fibrin thread है in which the dead and damaged formed element of the blood are trapped. Blood clotting रुक जाती है जिससे RBCs का बाहर आना, RBCs के बाहर आने को हम बेसिकली
यहाँ पे रोकने का काम कर रहा है स्कैब बनने के बाद। फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिन इनटू द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ये इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये पूरा इसी के रेफरेंस में बात हो रही है। यहां से हमने देख लिया था प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन थ्रोम्बिन में बन गया। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ, उसने थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन से थ्रोम्बिन अब क्या काम करेगा, फिब्रिनोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। सेम लाइन लिखी हुई है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड इन फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम दैट इज कैस्केड प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसे ही पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कैस्केड। कैस्केड प्रोसेस हम इसको बोल रहे हैं, यहां पे कैस्केड प्रोसेस है ये। And involving a number of factors present in the plasma in an inactive state, an injury or trauma stimulate the platelet in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury also initiate coagulation. Calcium ion plays a important, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेसिकली ये जो कैल्शियम आयंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम इसको ध्यान रखेंगे कि बेसिकली कैल्शियम आयन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। अब ये लिम्फ का है, ये हम अगली क्लास में देखते हैं, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड दैट इसका सेकंड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू।